हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी का बिजनेस स्टडीज का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसमें मेरा ये तीसरा लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। एंड एक बात और है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एग्जाम में अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो हमें एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इसलिए हमें क्वेश्चन बैंक तो जरूर रेफर करनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक जरूर लगाना चाहिए। तो इसीलिए मेरे सामने ये बुक आई है, ओसवाल गुरुकुल की काफी अच्छी बुक है, क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की एंड बीएसटी की ये सेपरेट क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी इसी बुक से क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, देखिए चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, आपने फर्स्ट यूनिट जैसे अगर बात करूं फर्स्ट यूनिट पढ़ ली, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपका कॉन्सेप्ट मतलब उतने अच्छे से नहीं क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चन हमें मिल पाए, हमें उतने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक आप रेफर कर सकते हैं एंड दिस इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस विच इज इशूड ऑन 31 मार्च 2023। तो 2023 31 मार्च 2023 को जो न्यू सिलेबस इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। तो ये काफी अच्छी बुक है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी, न्यूमेरिकल। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर के दिए गए हैं, बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझा के बताया गया है इनका सॉल्यूशन। तो आप ये बुक एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप जरूर ओसवाल का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि वहां पे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें जितना ज्यादा मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए हमारे लिए उतना अच्छा है ना। तो जरूर एक बार ओसवाल का जो टेलीग्राम का चैनल है ना उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इस बुक के बारे में और भी डिटेल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। ठीक है, एंड एक बार ये इस बुक का कंटेंट है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका जो फर्स्ट पेज है, देखिए इसमें जो चैप्टर है, जैसे अगर अकाउंटेंसी की बात करें, जैसे फर्स्ट यूनिट है पार्टनरशिप का, तो पहले यूनिट का एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। शॉर्ट में उस यूनिट की थ्योरी दी गई है, उस यूनिट का रिवीजन कराया गया है और उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें सारे यूनिट के साथ किया गया। पहले यूनिट का शॉर्ट में आपको रिवीजन कराया जाएगा और उसके बाद उस पे क्वेश्चन है। तो एक बार जरूर ये बुक रेफर करिएगा। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी बुक बहुत हेल्पफुल रहती है अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छी बुक रेफर करते हैं तो। ठीक है, तो ये बुक आप एक बार देख सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज्ड। यानी एक बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंपनी है जहां पे बैग मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, उसका जो टॉप मैनेजमेंट है या कह लीजिए उसका जो मैनेजमेंट है, नॉट टॉप मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजमेंट है वो अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से क्या हुआ, एन इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ड इन अ वे कंपनी फंक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैग बनाती है, ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट, उसका जो काम करने का तरीका है ना, इट वाज रिसेंटली चेंज, उसको चेंज किया गया। और इसके कारण जो चेंज किया गया उसके कारण क्या है कि ऐसा पाया गया कि देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो काम थे, उनके जो फंक्शंस थे, उनमें इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया कि इंप्रूवमेंट हुआ है। अब टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अब टारगेट मेट होने लगे। जबकि पहले क्या था, अर्लियर डेडलाइन वेयर नेवर बीइंग गिवन इंपॉर्टेंस। लेकिन उससे पहले क्या होता था, कोई भी डेडलाइन वगैरह को इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी। लेकिन जब से मैनेजमेंट चेंज किया गया तब से काम में इंप्रूवमेंट नोटिस होने लगा, नोटिस इंप्रूवमेंट दिखने लगा, टारगेट्स मीट होने लगे, प्लान के अकॉर्डिंग काम होने लगा, ऑर्डरली मैनर में काम होने लगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था, क्योस मचा रहता था ऑर्गेनाइजेशन में, हैब्जर्ड वे में काम होता था। अब ऑर्डरली मैनर में काम होने लगा, एम्प्लॉई अब खुश रहने लगे, सेटिस्फाई रहने लगे। ठीक है, जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ।
तो आपको बताना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो बातें आपको बताई गई हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या फील किया गया, इंप्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया। अब डेडलाइन मीट होने लगी और क्या बोलते हैं टारगेट्स मीट होने लगे। पहले डेडलाइन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब टारगेट समय पे काम पूरा होने लगा। एम्प्लॉय खुश रहने लगे, सेटिस्फाई रहने लगे, ऑर्डरली मैनर में काम होने लगा। तो आपको बताना है कि मतलब आपको बताना है जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। ये जो केस है यहाँ पे उसमें मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट किया गया है। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए गए हैं कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कीप ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। तो हाँ, ये सही बात है। ठीक है, बट यहाँ पे इससे रिलेटेड तो कोई बात हो नहीं रही है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो हाँ, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट में आपने देखा है ना, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। ठीक है, एक टारगेट अचीव होता है, फिर अगले प्लान के लिए प्लानिंग की जाती है, फिर स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, चलता रहता है। हाँ, ये बात भी एकदम सही है, ये फीचर है, लेकिन इसकी भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो नो डाउट सही बात है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सब लोग मिल के काम करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने हैं वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, तब जाके जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना जो मेन गोल है, मेन टारगेट है, वो अचीव कर पाता है। तो सबका मिला जुला एफर्ट होता है, तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। हाँ, ये भी बात एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसी भी कोई इस केस में बात नहीं हुई है। लास्ट क्या है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, इट्स एन इनटेंजिबल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे यही हो रहा है। एक मिनट में स्क्रीन क्लियर करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैनेजमेंट क्या है, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इट डज नॉट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस। जो मैनेजमेंट है इसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इसको महसूस किया जा सकता है बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। कोई भी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है उससे हम फील कर सकते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इंप्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन अ वे कंपनी फंक्शंस। जब मैनेजमेंट चेंज किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो फील किया गया कि जो कंपनी के जो फंक्शंस हैं वो क्या हो गए, इंप्रूव हो गए हैं। ठीक है, आपके साथ भी इवन ऐसा हुआ होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत कियोस मचा हुआ है, हर एम्प्लॉय इधर से उधर भाग रहा है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी से बात करना चाहते हैं पर कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइए तो वहां पे देखेंगे वेल ऑर्गेनाइज, ऑर्डरली मैनर में, एम्प्लॉय सब खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, प्रॉपर एक चैनल है, प्रॉपर एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हम कहते हैं ना मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सब कुछ वेल प्लान्ड, एकदम सिस्टमैटिक मैनर में, प्रॉपर अपॉइंटमेंट, वेटिंग टाइम, डॉक्टर से मिलना, फिर उसके बाद मेडिसिन, सारे टेस्ट। तो हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इस हॉस्पिटल का। जबकि किसी किसी हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट खराब है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट कोई फिजिकल चीज नहीं है। ठीक है, इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स। ये एक इंटेंजिबल फोर्स होता है विच कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सकता है। हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां महसूस कर लेते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहां के एम्प्लॉय सब खुश हैं, सेटिस्फाइड है, काम एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डरली मैनर में चल रहा है, कोई क्योस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, टारगेट मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज मतलब मैनेजमेंट क्या है, ये एक इनटेंजिबल फोर्स है और यहाँ पे इसी की बात हो रही है। देखिए, इवन क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, यहाँ पे इसी की बात हो रही है कि इंप्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन अ वे कंपनी फंक्शन। यानी जब चेंज किया गया मैनेजमेंट को, तो महसूस किया गया कि कंपनी के फंक्शन में क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। और अब एम्प्लॉय खुश, सेटिस्फाइड, काम ऑर्डरली मैनर में हो रहा है, टारगेट्स मीट हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पे किस कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो लिखा है कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा है
कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन होता है, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हम पढ़े हैं ना, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, और साथ में कोऑर्डिनेशन भी तो होता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर का फंक्शन होता है, उसे कोऑर्डिनेट करना होता है। जो टॉप लेवल का मैनेजर है, देखिए लिखा है, टॉप लेवल मैनेजर नीड टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरीड आउट। जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है, ये अपने नीचे के मैनेजर से कोऑर्डिनेट करता है ताकि जितने भी फंक्शन जो भी उन्होंने प्लान किया है वो सब प्रॉपर्ली कैरी आउट हो। ठीक है, फिर मिडिल लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट विद बोथ द टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। फिर ये जो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं, ये मिडिल लेवल वाले हैं। मिडिल लेवल वाले अपने ऊपर टॉप लेवल से प्लस अपने नीचे के मैनेजर से क्या है, कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो भी फंक्शन है प्रॉपरली क्या हो, कैरी ऑन हो। ठीक है, कोई भी क्योस ना बचे, सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज हो। तो मिडिल लेवल वाले ऊपर से और नीचे सुपरवाइजरी लेवल और अपने टॉप लेवल दोनों से कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट विद द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्लान। और ये जो सुपरवाइजरी लेवल वाले मैनेजर होते हैं, देखिए ये हो गया टॉप मैनेजमेंट, ये हो गया मिडिल मैनेजमेंट, एमएमएम, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, और इनके नीचे आते हैं लेबर्स जो वर्कर्स हैं। ठीक है, इसके नीचे आते हैं फैक्ट्री में जो लेबर्स काम कर रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं। तो सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर होते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ द लेबर्स, जो लेबर है, कि वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक, ये स्ट्रक्चर, ये जो क्वेश्चन में जो बताया गया है, ये बताया गया है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। तो ये जो पैरा में जो बातें डिस्क्राइब की गई हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कही गई है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। सही बात है, कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना होता है। टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल के साथ करता है, मिडिल जो है टॉप और सुपरवाइजरी दोनों के साथ करता है, और सुपरवाइजरी जो है मिडिल और नीचे अपने वर्कर, जो लोअर लेवल पे जो वर्कर है, लेबर है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो मैं एक बात कहूंगी कि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करूं, सब यहां तक समझ में आ गया है? अब मैं जरा स्क्रीन क्लियर करती हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट एलिमेंट। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, एक बार बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, इन सबको ऑर्गेनाइज करना टुगेदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी वर्क है, वो मिल करके परफॉर्म किया जा सके। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब सिंक्रोनाइज करना, सबकी एक्टिविटी अलग अलग है, सबको सिंक्रोनाइज करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करना, ताकि जो भी कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव किया जा सके। दैट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटी। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट कर रहा है, मिडिल लेवल टॉप और नीचे सुपरवाइजरी लेवल से कोऑर्डिनेट कर रहा है, सुपरवाइजरी वाला मिडिल लेवल से एंड लेबर से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो सब मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। इसमें तो कोऑर्डिनेशन यही बात हो रही है ना। इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है? देखिए कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, ये भी सही है। डिलिबरेट फंक्शन है, ये भी सही है। इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है? यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि डिफरेंट मैनेजर कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है कि कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, तो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। यहाँ पे पूरे मैनेजर्स की बात चल रही है, कैसे डिफरेंट मैनेजर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, सुपरवाइजरी लेवल का हो या टॉप लेवल का हो। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गीतांजलि मकन नाम है, गीतांजलि मकन इज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर है। शी believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work content,
तो ये बिलीव करती है कि अगर जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? बाय इंक्लूडिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, यानी काम में और वैरायटी इंक्लूड की जाए। ठीक है, अगर कुछ एम्प्लॉयज को कुछ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए, एंड जॉब खुद में अगर एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाए इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, तो मतलब कह लो एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि शी बिलीव्स दैट इफ जॉब्स आर मेड इंटरेस्टिंग बाय इंक्लूडिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें कहा गया है कि अगर जॉब को इनरिच कर दिया जाए, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट इंक्लूड किया जाए, वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, तो ये अपने आप में एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। लिखा है ना, द जॉब देमसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू इंडिविजुअल, यानी एम्प्लॉय को किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एम्प्लॉय के लिए जॉब ही बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है अगर हम जॉब को क्या कर दें, अच्छा कर दें, वैरायटी ऑफ जॉब कंटेंट ऐड करें, जॉब को बेसिकली इनरिच कर दें, एम्प्लॉय का वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर दे, तो एम्प्लॉय क्या होता है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करता है एम्प्लॉय के लिए ये चीज। ठीक, तो आपको बताना है कि द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस, इस केस में कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे डिस्कस किया गया है? क्या यहाँ पे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात हो रही है? यहाँ पे क्या जॉब एनरिचमेंट की बात हो रही है? क्या यहाँ पे करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, या यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है? तो यहाँ पे इस केस में किसकी बात हो रही है? ये जो गीतांजलि मकन है, इनका मानना है कि जॉब को अगर ग्रेटर वैरायटी ऑफ जॉब कंटेंट जॉब में ऐड किया जाए, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट जॉब में ऐड किया जाए, वर्क एक्सपीरियंस अगर बढ़िया किया जाए, तो ये एक तरीके का मोटिवेशन होगा एम्प्लॉय के लिए, एक तरीके का जॉब मोटिवेशन होगा। तो यहाँ पे किस चीज की, कौन से इंसेंटिव की बात की जा रही है, कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है? ठीक है, तो चलिए मैं इन चारों ही ऑप्शन के बारे में आपको बता देती हूँ, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। चारों ही ऑप्शन के बारे में बताती हूँ तो आप खुद ही बता देंगे क्या आंसर है। देखिए, पहला क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन प्रमोट करना, बेसिकली एम्प्लॉय को और ज्यादा पावरफुल करना, उसको और पावर देना, उसको और ऑटोनॉमी देना। तो ये एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या इस चीज की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे इस चीज की बात तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगला ये है, लेकिन अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगला ये सी पहले डिस्कस करते हैं, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नाम से समझ में आ रहा है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी यानी एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ताकि एम्प्लॉय को कह लो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ताकि एम्प्लॉय आगे करियर में क्या हो, और आगे बढ़े, उसकी स्किल और इंप्रूव हो, उसका करियर भी आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी बात नहीं हो रही है कि एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो करियर में और आगे बढ़े, यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब जॉब स्टेबिलिटी जॉब की बनी रहे, जॉब की सर्टेनिटी बनी रहे कि आगे फ्यूचर में एम्प्लॉय को इसी तरीके से इनकम होती रहेगी, उसकी जॉब बनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। फिर एक यहाँ पे है जॉब इनरिचमेंट। एक क्या है, जॉब इनरिचमेंट। तो जॉब इनरिचमेंट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, नाम से ही समझ में आ रहा है, जॉब इनरिचमेंट यानी जॉब को और इनरिच कर दें। ठीक है, इनरिचमेंट और इनरिच कर दें, जॉब को और अच्छा कर दें, यानी डिजाइनिंग द जॉब इन सच अ वे, यानी जॉब को इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि उसमें ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क आ जाए। ठीक है, उसमें वैरायटी ऑफ वर्क आ जाए, एंड उसके लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल की रिक्वायरमेंट हो, और एम्प्लॉय को थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, एम्प्लॉय को थोड़ा और पावर मिले, प्लस उसमें अपॉर्चुनिटी भी रहे कि एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ भी हो, उसका वर्क एक्सपीरियंस भी और मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब जॉब को डिजाइन किया जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट, यानी जॉब को और इनरिच किया गया है। तो यहाँ पे तो इसी की बात हो रही है ना। यहाँ पे जो गीतांजलि मकन है वो क्या कह रही है कि वर्क को मतलब जॉब को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि उसमें वर्क कंटेंट बढ़े, एम्प्लॉय का वर्क एक्सपीरियंस बढ़े। ठीक है, एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ भी हो, एम्प्लॉय को थोड़ा और पावर भी मिले, थोड़ा ऑटोनॉमी मिले, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, तो इससे भी एम्प्लॉय को बहुत क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, दैट इज जॉब इनरिचमेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि आगे जो है ना और क्वेश्चंस अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही डिस्कस करा रही हूँ ताकि आप एक लेक्चर में 3 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप ये मतलब क्वेश्चंस पढ़िए और इसके बाद यही टॉपिक्स आप बुक से एक बार
डिस्कस करिए, बुक से एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। और इसके साथ ही एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने दोनों चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और मेरा दूसरा चैनल जो पूजा सिंह के नाम से है, दोनों पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड प्लीज चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लिया है तो कर लीजिएगा। मैं बैक टू बैक, ये मेरा चौथा लेक्चर आज का मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो चलिए इसीलिए मैं थोड़ा स्टैमर कर रही हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर अब मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।